ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज पावर। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वर्क के बारे में अच्छे तरीके से सारी चीजें स्टडी कर चुके थे। कई सारे फोर्सेस की वजह से हम लोगों ने वर्क फाइंड करना सीखा। हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क फाइंड करना सीखा है। हम लोगों ने जो है नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क को फाइंड करना सीखा। इस तरह से हम लोगों ने कई सारे वर्क फोर्स ऐसे थे जिसकी वजह से हम लोगों ने वर्क फाइंड करना सीखा हुआ है। तो वर्क हो जाने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पावर से। तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का एक सिंपल सा मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का एक सिंपल सा मीनिंग होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको हम लोग कहते हैं पावर। अच्छा, पावर का अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो पावर को हम लोग पी से शो करते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जैसे अगर रेट की जब बात होती है तो डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं हम लोग। जब भी बात रेट की होगी तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम से। तो पावर को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? पावर को हम लोग लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। पावर को यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क को आपको पता है कि W से शो किया जाता है और टाइम को हम लोग T से शो करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आ जाता है P इज इक्वल टू W बाई टी। मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी। अब ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन में कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं हुआ। इसमें कहीं भी टाइम लिख के नहीं आया है। यहाँ इस डेफिनेशन में कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं भी टाइम लिखा हो, लेकिन यहाँ पे टाइम से नो डिवाइड, सर। यहाँ पे टाइम से डिवाइड तो हो रहा है। तो टाइम से डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रेट लिखा हुआ है। यानी रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इन जनरल हम लोग बात करेंगे तो रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होगा, लेकिन अगर अदर चीजों के साथ रेट है तो वो हमें स्पेशली बताया जाएगा। डिस्टेंस के साथ अगर रेट होगा तो वहां पे स्पेशली आपको बताया जाएगा कि डिस्टेंस का रेट है वो। लेकिन जब जब टाइम का रेट होता है तो उसको स्पेशली बताना नहीं होता है कि वो टाइम के साथ रेट है। क्लियर हो रही मेरी बात आपको? यस सर। हाँ। तो जैसे आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा? आपने पढ़ा होगा पहले से भी, क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए हो कि आपसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपसे बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आपसे जैसे बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। तो कहीं भी इसमें बोला गया क्या? एयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम लोग मान तो लेते हैं ना कि एयर के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमसे कहीं बोला तो यस नहीं सर। गया ना कि एयर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? ए म्यू जी, इसी तरह से तो लिखते हैं। अब ये एयर के बारे में आपको किसने बताया? कहीं भी लिखा हुआ था क्या एयर के रिस्पेक्ट में? ये चीज कहीं भी उसमें लिखी हुई नहीं थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको मान के यही चलते हैं कि वो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर के रिस्पेक्ट में ही है। तो बिल्कुल वैसे ही पैटर्न हमारा यहाँ पे भी होता है कि रेट की जब भी बात होगी तो आप समझ जाना कि टाइम से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इसका यूनिट। तो अगर यूनिट की हम लोग बात करते हैं तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? वर्क का यूनिट क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। और टाइम का यूनिट क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। वर्क का यूनिट जूल हो गया और टाइम का यूनिट सेकंड हो जाएगा। तो फाइनली जो पावर का यूनिट निकल के आएगा वो आएगा जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को ही हम लोग कह देते हैं वॉट। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वॉट। ये भी पावर का ही यूनिट है। जो वॉट होता है वो भी पावर का ही यूनिट होता है। ठीक है, डायमेंशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, डायमेंशन क्या होता है? तो वर्क का डायमेंशन आप सभी लोगों ने सीखा होगा, ml/t-2। ये वर्क का डायमेंशन हम लोग लिखते हैं और अपॉन में यहाँ पे टी आ रहा है। तो ये एक टी जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। रितिका, बात आ रही समझ आपको? यस सर। हाँ। तो ये जो टी है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 जो है ये +1 ऊपर जाएगा तो -1 और आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ml/t-3। ml/t-3 ये हमारे सामने जो डायमेंशन है किसका? पावर का। तो ये हमारे सामने यहाँ पे पावर का डायमेंशन निकल के आ चुका है ml/t-3। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, सिंपल। यस सर, गॉट इट। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ये क्वांटिटी किस तरह की है, बात अगर हम लोग करते हैं कि ये क्वांटिटी किस तरह की है, स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको पता है कि जो भी हमारा पावर होता है वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है भाई? पावर सर हमारा, बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट बीइंग टेकन। हाँ डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूले में जो पावर के साथ लिखा हुआ है वर्क,
तो वर्क एक तरह का कैसा होता है, वर्क एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, ये मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में। Yes, sir. वर्क हमारा एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, सो इसकी वजह से पावर भी हमारा स्केलर हो जाता है। और रही बात टाइम की, तो टाइम तो बात ही नहीं करते हम, क्योंकि वो तो अपॉन में है, अपॉन वाली क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी स्केलर है या वेक्टर है वो ऊपर वाली क्वांटिटी डिसाइड करता है, नीचे अपॉन में कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो भी हमारी ये पावर है वो किस तरह की क्वांटिटी बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। इतनी चीज क्लियर हुई आपको, एक बार ये बताइए। Got it, sir. वेरी नाइस। कोई डाउट? नो डाउट? No, sir. ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पावर के बारे में। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पावर के बारे में, कि भाई पावर जो है उसके टाइप कितने होते हैं, कितने तरह की पावर होती है, जो हमें पढ़ना है। तो जो पावर होती है वो हमारे सामने बच्चे दो टाइप की हो जाती है, और दोनों टाइप कौन कौन से हो जाते हैं। पहला हो जाता है हमारे सामने एवरेज पावर, ये हमारे सामने हो जाता है एवरेज पावर, और दूसरा हमारे सामने हो जाता है इंस्टेंटेनियस पावर। पहला हो जाता है एवरेज पावर और दूसरा हमारे सामने निकल के आता है इंस्टेंटेनियस पावर। ये जो पावर है वो यहाँ पे दो टाइप की बन जाती है। ठीक है, तो अब ये दोनों टाइप्स का मतलब क्या होता है, एवरेज पावर का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे, और इंस्टेंटेनियस पावर का यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आता है, इसको हमें अब डिटेल में समझना है। तो हम शुरू करते हैं एवरेज पावर से, कि व्हाट इज एवरेज पावर, व्हाट इज एवरेज पावर, इसकी बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक चीज ये छोटी सी बता दूं कि एवरेज पावर को हम डिफाइन कब करते हैं, और फिर मैं उसके आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज पावर को हम डिफाइन करते हैं टाइम इंटरवल के लिए। इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। जो भी हमारे सामने एवरेज पावर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं टाइम इंटरवल के लिए। अब मतलब क्या है, मतलब इसका सिंपल सा इतना सा है कि जैसे अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी पार्टिकल है 12 बजे से 3 बजे तक, वो पार्टिकल अगर मान लो मोशन कर रहा है, मान लो आप इन जनरल एक केस ले लेते हैं, कोई भी हमारे सामने एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोई भी मोशन करता है। 3 घंटे तक मोशन अगर वो पार्टिकल कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि तीनों घंटे तक उसका स्पीड सेम रहे, कांस्टेंट रहे? कभी मतलब ऐसा पॉसिबल है? No, sir. It can be. ऐसा हो सकता है कि वो कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से जा रहा है, उसको रोड बिल्कुल खाली मिला है, वो बिल्कुल एक ही स्पीड से चला जा रहा है। लेकिन लगातार 3 घंटों तक बहुत ही मुश्किल है ऐसा कि लगातार तीनों घंटे तक वो पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड या एक ही वेलोसिटी या एक ही एक्सेलरेशन से चलता रहे। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर केस है जो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास सफिशिएंट टाइम का इंटरवल है। जैसे मान लो कि आप कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, मान के चलो कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी पार्टिकल ने 2 आवर्स में कवर किया। यहाँ पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी पार्टिकल ने 2 आवर्स में कवर किया। तो अगर आपसे बोला गया कि आप यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, 100/2 यानी 50, यही तो आपने फाइंड करी। तो ये 50 जो निकल के आया है, ये उसका क्या वेलोसिटी आया है? नहीं। ये स्पीड आया है? नहीं, ये आया है एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। क्यों आया है ऐसा? क्योंकि इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस किसी पार्टिकल ने 2 आवर्स में कवर करी है, तो वो 50 km/h की स्पीड से चलता रहा। अब आप मुझे ये बताओ कि 2 घंटे तक लगातार पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से चल सकता है क्या? देखो, कॉपी किताबों में तो चल सकता है कि लिख दिया कि आ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद फॉर 2 आवर्स। लिखना अलग चीज है, रियल में हो पाना बहुत मुश्किल है। 2 घंटों तक अगर आप भी बाइक, कार या कुछ भी ड्राइव करते हो, तो 2 घंटे तक लगातार एक ही स्पीड से चल पाना बहुत मुश्किल है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. True, sir. हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो 50 आया है ये एवरेज है भाई। कभी उसको रोड खाली मिला होगा तो हो सकता है कि उसने 80-70 km/h की स्पीड भगाई होगी गाड़ी की। लेकिन कभी हो सकता है कि उसको रोड में जाम वगैरह मिला होगा, बहुत भीड़ भाड़ इलाके में गया होगा, तो हो सकता है कि उसने स्पीड अपनी बहुत कम भी करी होगी, कभी 30, 40, 20 कुछ भी कर सकता है। तो इन सबका जो हम लोगों ने एवरेज फाइंड करा वो आया ये 50। इस 50 का ये मतलब नहीं है कि लगातार 2 घंटे तक वो 50 से ही चलता रहा, इसका ये कोई मतलब नहीं।
है ना। तो 50 से हो सकता है कभी चला भी कभी नहीं भी चला हो सकता है कि 2 सेकंड के लिए ही कभी उसकी स्पीड 50 km/h हुई हो, बाकी कभी 60 रही, कभी 40 रही, कभी 65 रही, कभी 35 रही, कभी ऐसी रही होगी। मतलब वैरी करती है ना स्पीड। तो जब पार्टिकल रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, कि जब पार्टिकल रियल लाइफ में मूव कर रहा होगा तो उसकी स्पीड जो है वो वैरी कर रही होगी डेफिनेटली। बहुत ही कम ऐसा होगा कि उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, Yes, sir. वेरी नाइस। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। तो एवरेज का मतलब आपको समझ में आ गया कि एवरेज हम तब डिफाइन करते हैं जब एक सफिशिएंट टाइम का इंटरवल दिया हो। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, अब इस क्लास में 50 स्टूडेंट है मान के चलो, और इसमें से मान लो 40 स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीक है। तो यार हम ऐसा बोल देते ना कि दिस क्लास इज ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट, हम ऐसा बोल देते हैं कि ये क्लास जो है वो एक अच्छी क्लास है, इंटेलिजेंट क्लास है। तो आपने इन 10 को इग्नोर कर दिया क्या? नहीं, इग्नोर नहीं किया है, हमने बस इनको आपस में कंपेयर किया है ना, कि 40 इंटेलिजेंट थे, 10 अगर वीक थे, तो एवरेज लगभग देखा जाए तो वही पड़ता है कि मतलब इंटेलिजेंट क्लास है ना। और यहीं पे अगर मान लो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीक हैं और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है, तो हम नहीं कह सकते कि ये क्लास बहुत अच्छी है। तो हम यही कहेंगे कि ये क्लास एक एवरेज है ना, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। कुछ बच्चे अच्छे हैं लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बेकार है, जो पढ़ते नहीं है, जो वीक हैं पढ़ाई में। ऐसा ही तो होता है। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे जो एवरेज है, एवरेज का क्या मीनिंग निकल के आता है ये आपने समझ लिया होगा मेरे ख्याल से, कि एवरेज को हम डिफाइन करते हैं टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, अब इसके लिए अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो पी एवरेज का जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा का मतलब आपको पता है। देखो, इस दुनिया में दो तरह के चेंज हैं। देखो, दुनिया में तो कई तरह के चेंज होते हैं, लेकिन जो हमें मेनली देखने होते हैं अपने 11th 12th क्लास लेवल तक, वो मैं बता रहा हूँ। डेल्टा का मतलब होता है एक तरह का बिग चेंज। डेल्टा का मतलब होता है एक तरह का बिग चेंज। और अगर हम बात करते हैं, डी लिखा हुआ है तो डी का मतलब हो जाता है स्मॉल चेंज। डी का मतलब यहाँ पे निकल के आ जाता है स्मॉल चेंज। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब हो जाता है बिग चेंज, मतलब एक ऐसा चेंज जिसको हम इग्नोर ना कर सके। हालांकि हम किसी भी चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये Yes, हमारे sir. सामने फॉर्मूला निकल के आ चुका है एवरेज पावर का। एवरेज पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो, चेंज इन वर्क। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे? चेंज इन वर्क। और डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाता है? चेंज इन टाइम लिख सकते हो, या फिर आप उसी को बोल सकते हो टाइम इंटरवल। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। बताइए, कोई डाउट? No, sir. सिंपल है। तो जब Yes, चेंज sir. इन वर्क है, चेंज इन टाइम है, टाइम इंटरवल है, तो इसी फॉर्मूले को और अच्छे बेटर तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, डेल्टा W मतलब चेंज इन वर्क होता है, डेल्टा T का मतलब है चेंज इन टाइम, यानी W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया एवरेज पावर। ये हमारा क्या निकल के आ गया? एवरेज पावर। बताइए, इतनी बात में आपको कोई डाउट? No, sir. ओके, और सर आपको? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक। सर एक्चुअली मैं क्या मतलब आपको ही पढ़ना है कि क्या है? ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं एवरेज पावर। अब बच्चे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। ठीक है रितिका? Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। देखो, इंस्टेंटेनियस का मतलब है उसके नाम में ही छिपा हुआ है। इंस्टेंटेनियस जो मीनिंग है वो उसके नाम में ही छिपा हुआ है, जो हेडिंग है उसी में छिपा हुआ है, उसका फंक्शन। आप बस इतना चीज को देखो, आप सिर्फ इतनी चीज को देखो, ये इतना चीज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब लिखा हुआ है इंस्टेंट। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इंस्टेंट लिखा है। और इंस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है? एट अ पर्टिकुलर टाइम। एट अ पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है? एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे आप कहते हो ना, किसी से ऑर्डर मार के कहते हो जैसे आप किसी से ऑर्डर करके बोलते हो कि मुझे इस इंस्टेंट पे ऐसा चाहिए, ऐसा करना है, तो मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम है, उस पे आपको ऐसा करना ही करना। इंस्टेंट का तो समझ पाते हो?
तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, इसको हम कब डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको हम कब डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन करते हैं। मतलब कोई भी टाइम है तो उस टाइम का पर्टिकुलर एक कोई ना कोई इंस्टेंट, जैसे पार्टिकल हम लोगों ने देखा कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक मोशन कर रहा था। आपसे, आप मान लो गाड़ी चला रहे थे, आप कार ड्राइव कर रहे थे, आप बाइक ड्राइव कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आपके पास किसी का फोन आता है 2:28 पे, आपसे उसने पूछा बताइए आपकी कार की स्पीड कितनी है, अभी हाल बताओ। आपने बताया कि इस टाइम पे मेरी कार की स्पीड है 67 km/h। ठीक, आपके पास किसी बंदे का फोन आता है 1:32 पे, मान लो 32 मिनट पे, आपसे उसने पूछा अभी हाल देख के बताओ जल्दी से गाड़ी की स्पीड कितना है। आपने उसको बताया कि मेरी गाड़ी की स्पीड है 52 km/h। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये सारे क्या हैं, ये टाइम कौन से हैं, ये इंस्टेंटेनियस टाइम ही तो है, एक पर्टिकुलर टाइम है ना ये। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी ये स्पीड है, जरूरी नहीं है कि पूरी स्पीड रिजल्टेंट जो निकल के है वो इतनी ही आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2:28 पे 67 था ना स्पीड, जरूरी है कि आप पूरे जर्नी में 67 km/h स्पीड रहेगा, ऐसा कोई जरूरी है? नहीं है। नो सर। 1:32 पे 52 km/h स्पीड था, क्या ऐसा जरूरी है कि पूरी जर्नी में 52 km/h स्पीड रहे उसकी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये सारी स्पीड जो है, ये सारे जो स्पीड वगैरह है, ये सब क्या है, इंस्टेंटेनियस है। ये स्पीड से मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये पावर का टर्म यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाए, इंस्टेंटेनियस का मतलब। तो अब मेरे ख्याल से इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो भी पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। और इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। अभी मैं समझा रहा हूं ये क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब सुनना मेरी बात आप गौर से, ये डेल्टा है, ये डी है, ये क्या हो रहा है, लिमिट आ गई, ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, अभी सब समझ में आएगा, परेशान मत हो। अब सुनो आप, यहाँ पे डेल्टा था, ये डी में कन्वर्ट हो गया। मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको यहाँ पे बताया कि डेल्टा का मतलब होता है एक सफिशिएंट चेंज और डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। अब आप मुझे बताओ कि आपसे जब किसी ने पूछा कि 1:28 पे आपकी स्पीड क्या है, तो 1:28 आपके घड़ी में कितनी देर के लिए बजा होगा, ये आप मुझे आंसर दो जरा। घड़ी में कोई भी टाइम जो क्या, और नो सर, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि घड़ी में कोई भी टाइम जो होता है वो कितनी देर के लिए होता है। जैसे अभी मान लो 8:29 हुआ है, तो ये कितनी देर रहेगा 8:29? कितनी देर तक 8 बज, कितना 60 seconds sir, then it will change a minute. 60 सेकेंड तक ये 8:29 रहेगा? Yes sir. नहीं रहेगा भाई, हो सकता है 8:29 और 10 सेकेंड रहे हो, जितने में मैंने पूछा उतने में 8:29 12 सेकेंड हो गए, जितने में आपने आंसर दिया 8:29 और हो सकता है 15 सेकेंड हो गए, ऐसा हो सकता है ना। 8:29 जिस टाइम पे मैंने आपसे पूछा, मान लो उस समय था घड़ी में एक्चुअल जो टाइम था 8:29 ऐसा था। ठीक, तो अब ये 8:29 कितनी देर के लिए रहा, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि फिर अगला टाइम से स्टार्ट हो गया, अगला सेकंड आ गया, फिर उसके बाद अगला सेकंड आ गया, फिर अगला सेकंड आ गया। 8:29 अब 10वां सेकंड है ही नहीं ना, अब तो निकल गया। बात मेरी समझ में आ पा रही है आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? गॉट इट सर। वेरी नाइस। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे कि 1:28 अगर बात की गई तो अच्छा, जो हमारे घरों में घड़ियां होती हैं उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, वो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं टाइम, 1 सेकंड बस, इससे कम थोड़ी कर सकते हैं। Yes sir, only 60 only 1 second. ओनली 1 सेकंड ही मिनिमम मेजर कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। हो सकता है कि मार्केट में आज से और भी सारे डिवाइसेस आते हैं, बहुत सारे डिवाइस आते हैं जो सेकंड से भी कम टाइम वाले को मेजर कर लेते होंगे। भाई सेकंड से भी तो और कम टाइम होता है ना, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, बहुत कम होते हैं ऐसे। Yes sir. हाँ, तो 1:28 जो घड़ी में वक्त है वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए है, उसके अलावा 1:28 2 सेकंड हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, ऐसे टाइम बढ़ता जाए। ठीक है,
तो 1:28 सिर्फ 1 सेकंड के लिए है अगर, या कोई भी टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम का जो डिफरेंस है वो वेरी स्मॉल ही तो है। कैसा है, वेरी स्मॉल है कि नहीं, बताओ। यस सर। लेकिन इस टाइम को भी हम, भले ही ये टाइम वेरी स्मॉल है, मान लो कि 3 घंटे के रिस्पेक्ट में तो वाकई में ये टाइम बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों? जैसे आपसे बोला, आप कहीं जा रहे थे और आपको कहीं पहुंचने में मान लो 2 घंटे 5 मिनट लगे, तो इन शॉर्ट आप मतलब ऐसे ही बोल देते ना कि मुझे 2 घंटे लगे। 5 मिनट को इग्नोर करा, हटा दिया, है ना, उसको आपने इग्नोर यस सर। करा, हटा दिया। लेकिन आप यहाँ पे नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे टाइम को 0 मान लिया, अगर यहाँ आपने टाइम को 0 मान लिया, तो ये टाइम का डिवाइड अपॉन में हो रहा है ना, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा ये तो। अगर टाइम यहाँ पे आपने 0 रख दिया, क्योंकि आप समझ रहे हो कि टाइम वेरी स्मॉल है। जब टाइम यस सर। वेरी स्मॉल है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि टाइम को हम लगभग 0 बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं बोल सकते आप, अप्रोक्सीमेटली लगभग 0, टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ना डेल्टा टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0। ठीक है, मतलब 0 के आसपास ही कहीं घूम रहा है टाइम, लेकिन एग्जैक्ट 0 है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे टाइम को 0 क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अगर अपन ने यहाँ पे टाइम 0 रख दिया, तो ये तो क्वांटिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। इन्फिनिटी थोड़ी ना होना चाहिए, इन्फिनिटी कुछ भी नहीं होता है, इन्फिनिटी फालतू की चीज है ना। बात आपको क्लियर हो गई है? यस सर। वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है कि जो हमारे पास पावर होता है, वो 2 टाइप का पावर निकल के आता है। एक होता है एवरेज पावर, एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर को हम कब डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस पावर को हम कब डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम डिफाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंस्टेंटेनियस पावर का यूनिट क्या होगा, क्या आंसर होगा आपका? सर सेम, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, वही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये इंस्टेंटेनियस पावर पार्ट तो पावर का ही है ना, तो जो पावर का होगा वही इंस्टेंटेनियस पावर का होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये क्वांटिटी जो है वो स्केलर है या वेक्टर है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्केलर सर। ऑब्वियसली। आपसे कोई पूछे कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो जो पावर का डायमेंशन था वही इसका डायमेंशन हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्लियर है बात? यस सर। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके ना, या ओके चलो ठीक है नोट करके लिख दो, या ऐसे हेडिंग से भी लिख सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे सामने अब, तो उनको हमें यहाँ पे देखना है। जैसे पहला पॉइंट है हमारे सामने कि देखो, अभी हम लोगों ने देखा P इज इक्वल टू होता है dw अपॉन dt। ये पावर का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि P इज इक्वल टू होता है dw अपॉन dt। ठीक है, अच्छा वैसे आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन वगैरह, कुछ आइडिया है ऋतिका आपको डिफरेंशिएशन का? नॉट मच सर। नहीं, मतलब इतना आइडिया है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है, इतना आप समझ लेते हो? यस सर। हाँ, तो ये डिफरेंशिएशन लिखा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझा दूं, हल्का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं उसका यूज होगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? टू मिनिमाइज द फंक्शन। ओके सर। टू मिनिमाइज द फंक्शन। अगर हमारे सामने कोई भी एक फंक्शन है, आपसे बोला गया कि इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, आप क्या करोगे? तो आप बोल दोगे कि मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, और इसका फिजिक्स में मीनिंग क्या होता है? ये तो हो गया उसका मैथमेटिकल मीनिंग, या मान लो कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन तो मैथ में ही होगा, मैथ में मतलब फंक्शन जो एक लैंग्वेज है तो मैथ के लिए यूज करते हैं ना। और इसका यस अगर सर। फिजिक्स में यूज अगर पूछा जाए, फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू फाइंड स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप फाइंड करना, और स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। जैसे आपके सामने मान लो ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया,
ये थीटा है। आपके जीवन में मान लो कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस। आपके सामने ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, आपसे बोला गया इस ट्राइंगल में tan थीटा अप्लाई करो, तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा लगा दिया। तो एक्चुअली आपने ये tan थीटा निकाला तो है, बट इनडायरेक्टली ये आ क्या गया, स्लोप आ गया। ये किस लाइन का स्लोप है, किस चीज का स्लोप है, ये किस चीज का स्लोप है, ये इस लाइन का स्लोप है। ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये व्हाइट कलर से जो मैंने जी सर। बनाई है, इस लाइन का ये स्लोप है यहाँ पे, ठीक है। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये अगर आप मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किसी भी लाइन ने कितना एंगल बनाया, उसका टेन वही स्लोप होता है हमारे साथ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था P इज इक्वल टू dw/dt, ये एक तरह का डिफरेंशियल फॉर्म है। और मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाता है हमारे सामने, डिफरेंशिएशन का मतलब हो जाता है स्लोप फाइंड करना, स्लोप। तो अगर यहाँ पे आप निकालते हो स्लोप ऑफ कर्व, या ऐसे लिख दो इसको, एक सेकंड रुकना जरा, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ टाइम ग्राफ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर। यानी वर्क टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर। कैसे, जैसे मान लो कि ये हमारे सामने एक वर्क एक्सिस है और ये मान लो टाइम एक्सिस है, कोई भी ग्राफ दिया है इस तरह से, मान लो ये कोई ग्राफ हमें यहाँ पे गिवन है। तो अब आप क्या करो कि इसका अगर आपको स्लोप निकालना है, आपको यहाँ पे पावर निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो अब आप उस पॉइंट पे क्या करेंगे, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और आप यहाँ पे ये एंगल देखेंगे थीटा कितना है, और इस थीटा का आप क्या निकालेंगे, टेन निकालेंगे, टेन थीटा। तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? यस सर। वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, तो जैसे हम लोगों को पता है कि P इज इक्वल टू हो जाता है dw/dt। इस dt को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा dw इज इक्वल टू pdt, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यस सर। इसको आप यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये w का इंटीग्रेशन dw के लिए तो w आ जाएगा, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन आप एज इट इज रहने दो। और इंटीग्रेशन का मतलब फिजिक्स में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड करना। कोई भी ग्राफ अगर दिया है उसका आप एरिया फाइंड कर रहे हो, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, जो नोट हमारा है, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क। यानी मान के चलो कि अगर आपके जीवन में कोई पावर टाइम ग्राफ आ गया, ये पावर एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, और इसके बाद मान लो आपके पास कोई भी पावर टाइम ग्राफ इस तरह से आ गया, ये पावर टाइम ग्राफ है ये मान लो, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप क्या करो ऐसा कि आपको वर्क मिल जाए आप इस ग्राफ में सिंपल सा एरिया फाइंड कर दो, एरिया फाइंड करने से आपको वर्क मिल जाएगा, बात हो गई खत्म। बताइए कोई डाउट? नो सर। हाँ। और मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि ये क्लास जो है 7 मिनट और चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करना होगा, ओके, कर लोगे ना? ओके सर। डिफरेंट लिंक और सेम लिंक सर? मैं ट्राई करूंगा कि डिफरेंट लिंक ना हो, लेकिन वो हो ही जाती है डिफरेंट लिंक, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है तो मेरे ख्याल से ये पावर का कंसेप्ट जो है, मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन यहाँ पे किया है, ये पावर आपको पूरी तरह से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। बताइएगा, ये पावर पूरा यस मैंने सर आपको एक्सप्लेन अंडरस्टूड। करा है। कहीं भी मेरे ख्याल से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लो कि हाँ मुझे ये डाउट है, बताइए। नो सर अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चंस कर लिए जाएं एक आध, है ना। रितिका क्वेश्चंस मिस कर रही होगी कि सर अभी तक तो आप काफी क्वेश्चन कराते रहे, आज एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्वेश्चन कर लेते यस हैं। सर। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारे सामने कि जैसे आप मान लो कि हमको पावर टाइम ग्राफ दिया है, हमें कोई भी पावर टाइम ग्राफ दिया है,
और पावर टाइम ग्राफ हमको मान लो कुछ इस तरह से दिया गया है, ये इस तरह से, ये मान लो यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है, पावर का यूनिट यहाँ पे क्या है, वॉट है, और टाइम का यूनिट यहाँ पे सेकंड है। ये ओरिजिन है, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, ये मान लो 5 है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कितना, 10। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है वर्क डन। फाइंड द वर्क डन। ठीक है, आपको पूरा वर्क डन फाइंड करना है, पूरे ग्राफ में वर्क आपको फाइंड करना है। तो करके बताइए कितना आएगा, बताइए। ओके बताइए कुछ, कैसे करेंगे। sir, I think we have to take the क्या किया जाए। I'm not really sure, sir, about what to do here. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट आप देखो क्या लिखा हुआ है, इसको आपने Area गौर and से the नहीं पढ़ा। power time. पावर टाइम ग्राफ में क्या करेंगे ऐसा कि हमें वर्क मिल जाए, एरिया फाइंड कर देंगे। Yes, sir. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पे आप एरिया फाइंड करिए, है ना। तो आप सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 5 × 10, और इसमें आप प्लस कर दो इस ट्राइंगल का एरिया, और राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आप मुझे इतना बताइए कि बेस कितना है। 5, sir. बिल्कुल सही। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो बेस पूरा 10 लिख देते हैं, बट 10 नहीं है बेस, यहाँ 5 से लेकर के 10 तक लेना है, तो 5 ही तो रहेगा, और पूरी हाइट तो पूरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कैंसिल कर लो इसको आप, तो ये हमारा आएगा 50 प्लस का 25, दैट इज 75। यूनिट क्या होगा, यूनिट बहुत ध्यान से लिखना होगा, यूनिट क्या लिखेंगे बताइए। जूल पर सेकंड। Joules, sir, or what? ना ना, वर्क What are पूछा joules? है, वर्क पूछा है बेटा, वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, सिंपल, Okay. है ना। वो तो पावर का यूनिट होता है ना, वॉट या जूल पर सेकंड। हमसे तो वर्क पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो हमारा वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, सिंपल है। क्लियर हुई बात। Yes, sir. एनी डाउट। No, sir. वेरी गुड, ओके। बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं वन मोर क्वेश्चन की। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, या फिर एक मैं काम करता हूँ कि अभी ये क्लास, तो पावर से रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, हाँ ये मान लेते हैं, ये मान लो हमारे सामने दिया है वर्क, वर्क हमारा जूल में है, और यहाँ पे दिया गया है टाइम। ठीक है, और आपके सामने कोई भी एक ग्राफ है, ये मान लो ग्राफ है कुछ इस तरह से, ये ग्राफ दिया गया है, कोई भी ग्राफ है कैसा भी, यहाँ पे लिखा है 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है मान लो 10, ये 10 लिखा है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, पावर निकालना है। बताओ क्या करेंगे, पूरे में पावर निकालना है हमें, अलग अलग आएगा पावर। तो पहले आप यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पावर निकालोगे, फिर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पावर निकालोगे, अलग अलग आएगा। नाम मान लेते हैं ना, ए पॉइंट कह दो इसको, बी पॉइंट कह दो इसको, सी। तो सबसे पहले आप फाइंड करो ए से बी तक, फिर आप फाइंड करना बी से सी तक। इन दोनों केसेस में आप फाइंड करो, बताइए। Yes, sir. ये देख लो एक बार, इसको देख लो आप एक बार, क्या करना है, वर्क टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे ऐसा जिससे पावर मिल जाए। हम लोग स्लोप फाइंड कर लेते हैं, हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं, तो हमें इससे पावर मिल जाता है। ठीक है, हम लोग इससे स्लोप निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है। ठीक है, बताइए। तो इस ग्राफ में आप स्लोप निकालो, ए से बी लाइन जो बनी हुई है, इसका स्लोप क्या होगा,
ए से बी लाइन जो बनी हुई है इसका स्लोप क्या होगा? सर 5। अरे 5 कैसे होगा? ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कहाँ से होगा? पैरेलल है ये तो एक्स एक्सिस से। इसका स्लोप कहाँ से लेके आओगे? स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना। ये तो लाइन जो ए बी लाइन है ये तो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसने इस लाइन ए बी ने कोई भी एंगल ही नहीं बनाया, 0 डिग्री एंगल है। यहां से देख लो यस आप, सर। पैरेलल ना। तो जब ये एंगल ही नहीं बनता तो ए बी लाइन जो आएगा, तो ए से बी जो लाइन है हमारे सामने, इसमें पावर कितना हो जाएगा? 0। कोई पावर नहीं है, वर्क का चेंज ही नहीं हो रहा, वर्क है ही चेंज ही नहीं हो रहा, वर्क कहाँ से आएगा पावर? मतलब समझ लो, है कि नहीं? यस सर, गॉट इट। हाँ। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बी से सी के ग्राफ की, तो बी से सी में देखो आप यहाँ पे कि ये देखो ये बना है एंगल थीटा। तो यहाँ पे आपको टेन थीटा फाइंड करना होगा बी से सी के लिए। तो टेन थीटा यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा बताओ आप? टेन थीटा कितना आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ये तो मैंने यहाँ पे यस सर। दिया ही नहीं था, ये मान लो ये 15 है, ये एकदम सी के सामने वाला पॉइंट 15 है मान लो, ये मैंने गिवन ही नहीं, ये भूल ही गया मैं। तो यहाँ पे आप टेन थीटा जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? ये देखो ये परपेंडिकुलर है, कितना है? 5 सर, 5। 5, बिल्कुल सही। और बेस कितना है? 5 बेस by 5। बिल्कुल सही है। तो इस केस में पावर कितना आ गया आपका? 1 आ गया। 1। यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस तो अब मेरे ख्याल से कठिन नहीं है आपके लिए, टफ नहीं है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए अब चुटकियों का काम हो गया, कर लोगे अब मेरे ख्याल से, बताओ। यस सर। है ना? बिल्कुल। तो पावर का जो भी कंसेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से समझ आ गई कि नहीं? है ना? यस सर, अंडरस्टूड। हाँ। एक क्वेश्चन और करेंगे पावर से ही रिलेटेड, आज हम सिर्फ पावर की ही बात करेंगे। तो पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपके साथ। मान लो W इज इक्वल टू, अब हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया है 40 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ये मान लो हमको दिया गया है। और यहाँ पे ये जो वर्क है उसका यूनिट जूल में लिखा गया है, और टाइम जो है उसका यूनिट टाइम में लिखा गया है। ये तो आपको इसमें बताना है फाइंड पावर। फाइंड पावर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और सेकंड क्या हो जाएगा? एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये दो केस है, इसमें आपको पावर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पावर कितने टाइप का होता है? अभी हम लोगों ने देखा था पावर कितने टाइप का होता है, बताइए पावर कितने टाइप का होता है? एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस बिल्कुल पावर। बिल्कुल सही। तो आप मुझे इसमें से सेलेक्ट करके बताइए कौन सा एवरेज है, कौन सा इंस्टेंटेनियस है। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों एवरेज हो, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों इंस्टेंटेनियस, कुछ भी हो सकता है, बताइए क्या है इसमें? कहीं भी सर 2 is instantaneous power and 1 is average power. एग्जैक्ट, बिल्कुल, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल है 0 से 1 सेकेंड का, तो ये हो गया एवरेज। ये है एट मतलब पर्टिकुलर, है ना? तो 1 सेकेंड पे ही बताना है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहले आप ये मान लो आपके साथ है ये T1 है और ये मान लो T2 है। तो आप T1 और T2 इसमें रख करके V1 W1 और W2 फाइंड नहीं कर पाओगे? कर लोगे। तो आपके सामने जो W1 आएगा वो कितना आ जाएगा? आप ये T1 की वैल्यू 0, यहाँ टाइम जहां जहां दिख रहा है 0 रख दो, सिर्फ 5 बचेगा जूल में। आप W2 फाइंड कर लो, W2 आपके सामने कितना हो जाएगा बताओ? T2 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। हाँ। और पावर हमें फाइंड करना है, तो हमें इतना पता चल चुका है कि एवरेज पावर होता है, तो क्या लगाओगे आप? डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, ये लगाओगे आप। और डेल्टा W का मतलब हो जाता है W2 माइनस W1 अपॉन टाइम हो जाता है T2 माइनस T1। तो W2 को आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा? W2 कहाँ गया? ये है 12। और माइनस W1 को आप क्या लिख सकते हो? 5 अपॉन में टाइम कितना है? 1 माइनस का 0, टाइम इंटरवल है ना, 1 माइनस 0, T2 माइनस T1। तो ये आपका कितना यस आ जाएगा? सर। 7 आ जाएगा ये आपका वॉट। 7 वॉट आ गया आंसर आपका इसका। यस सर। अब अगर हमें सेकंड वाला पार्ट करना है,
तो उसमें इंस्टेंटेनियस है, वो कैसे करेंगे? तो आपके सामने इक्वेशन लिखी है 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। आपके सामने इक्वेशन लिखी है 4t स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस 5, ये आपके सामने इक्वेशन लिखी है। आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको सिंपल सा करना ये है कि आपको पावर निकालना है। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस निकालना है। आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डिफरेंशिएशन याद है, करा था dw अपॉन Yes, sir. dt। तो अब आप इसमें w की ये जो वैल्यू है उसको यहाँ रख दो। तो d ओवर dt, w की वैल्यू हमारे सामने कितना है 4t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 5। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाता है। डिफरेंशिएशन आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी फिर है ना। Yes, sir. और प्लस का ये 3 तो कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा, और 5 तो एक नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 2 8t और प्लस का 3। और हमें किस टाइम पे निकालना था? आप देख सकते हो कि t इक्वल टू 1 पे निकालना था। t इक्वल टू 1 आप यहाँ पे रख दो, तो पावर हमारा कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा 11 वॉट। बस आंसर आ गया आपके साथ। कहीं भी कोई डाउट? No, sir. तो ये हमारा पावर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है।